चलिए मंगलवार का दिन है और ऐसे में हमारे साथ रोज़ाना जो ख़ास मेहमान जुड़ते हैं उनसे मिल लेते हैं। पंकज मटवाल हैं जो कि एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और शो की शुरुआत हो रही है दर्शकों के सवालों के साथ और ऐसे में हम आशीष का सवाल सबसे पहले लेंगे। और क्या आशीष मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं? जी हाँ मैम, आवाज़ आ रही है। थैंक यू फॉर द कंसिडरेशन। जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्कार आशीष, धन्यवाद अपना सवाल नमस्कार हमें मैम। भेजने के लिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं पटना बिहार से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, तो आशीष जो जानकारी आपने हमें भेजी है उसके मुताबिक कोटक इमर्जिंग इक्विटी, म्यूरा एसेट का फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटी ग्रोथ है, टाटा का डिजिटल इंडिया फंड है, क्वांट का स्मॉल कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ का भी स्मॉल कैप है आपके पास और आईसीआईसीआई ब्लू चिप है। जी और आपको 15 साल में 2 CR एक्यूमुलेट करने हैं और फिलहाल 4.5 लाख के आसपास का आपका कॉर्पस जो है वो बन चुका है। मुझे जी बताइएगा कि आपने जो फंड्स चुने हैं किसी ने सलाह दी है आपको कि आपने खुद इनका चुनाव किया है? मैम, कुछ एक एडवाइजर से भी सलाह ली है और कुछ एक फ्रेंड्स रिकमेंडेड भी है, तो मोटा मोटा मैंने अपना एक रिसर्च किया हुआ है, छोटा मोटा, उसी के बेसिस पे राइट लिया है। राइट। स्टेप अप करने का मन है अपनी एसआईपी? मैंने स्टेप अप चालू किया है। जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ब्लू चिप है, ये मैंने अभी 2 महीने पहले से ही चालू किया है, तो 3000 का ओके। स्टेप अप अभी किया है और आगे भी 10 to 15% का स्टेप अप का प्लान है एवरी ईयर। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन विश्वजीत जी के पास मैं जाऊंगी क्योंकि फंड सिलेक्शन पर आपको शायद सलाह देनी होगी और बताना होगा कि कैसे और बेहतर डाइवर्सिफिकेशन की गुंजाइश है इनके पोर्टफोलियो में। विश्वजीत जी, एक बेसिक पोर्टफोलियो की जब भी हम बात करते हैं, अक्रॉस मार्केट कैप्स आपके पास फंड्स होने चाहिए जहाँ पर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। अब इनके पास थोड़े स्मॉल कैप्स भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं पोर्टफोलियो में। ओवरऑल स्ट्रक्चर इनके पोर्टफोलियो का अभी कैसा है और इसमें अगर हम ओवरऑल स्मॉल कैप का एक्सपोजर देखें, क्या बढ़ाना सही निर्णय हो सकता है? जी, बिल्कुल कविता जी, आशीष जी ने जैसा बताया कि वो खुद रिसर्च करते हैं और सलाहकार की मदद भी ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे फंड्स का सिलेक्शन किया हुआ है। बहुत अच्छे फंड्स चुने हुए हैं, लार्ज कैप में भी है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है, तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अक्रॉस मार्केट कैप्स है, जो एएमसीज़ चुनी है वो भी अच्छी हैं। तो बस थोड़ा-सा जैसा कविता जी आपने बोला कि स्मॉल कैप 2 स्मॉल कैप हैं, तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आज की मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, एक स्मॉल कैप काफ़ी है। एक स्मॉल कैप से आप स्विच कर सकते हैं आशीष जी, क्वांट स्मॉल कैप से आप निकल कर मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जा सकते हैं क्योंकि ये कैटेगरी पोर्टफोलियो में मिसिंग भी है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है मोतीलाल ओसवाल की लार्ज एंड मिड कैप फंड की। तो ये एक छोटा-सा बदलाव आप अपने पोर्टफोलियो में करें। बाकी जो फंड्स चुनाव कर रखे हैं अच्छे हैं, निवेशित रहें। जहाँ तक कि आपके गोल का सवाल है, आप 2 करोड़ रुपए का गोल अचीव करना चाहते हैं, वेल्थ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो एसआईपी कर रहे हैं वो करीब-करीब 14,500 की एसआईपी है। तो इससे करीब-करीब 1 करोड़ तक आप पहुँच पाएँगे क्योंकि आपके पास कुछ लमसम है, उसको भी अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलें 15 वर्ष में, तो ये दोनों मिलाकर 1 करोड़ तक पहुँच पाएँगे। तो अगर आपको 2 करोड़ तक पहुँचना है, तो सीधा-सीधा या तो आप 10,000 की एसआईपी और बढ़ा लें पोर्टफोलियो में, जैसे कि 14,500 है तो 25,500 की एसआईपी कर लें, नहीं तो हर वर्ष करीब-करीब 16-17% का आप स्टेप अप करें, तब जाके आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँगे। तो ये छोटा-सा बदलाव है, एसआईपी को इंक्रीज़ करें, जब भी कोई लमसम अमाउंट आती है उसको भी निवेश करें, जहाँ मौका लगे निवेश करें और ये छोटा-सा बदलाव जो है क्वांट स्मॉल कैप से निकलकर मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में जाएँ, तो पूरा संतुलित पोर्टफोलियो भी हो जाएगा, रिस्क भी थोड़ा कम हो जाएगा और अच्छे रिटर्न्स की भी पूरी उम्मीद रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में आपको स्विच करने की सलाह दी जा रही है, क्वांट स्मॉल कैप से आप निकल सकते हैं। ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन को लेकर आपको सलाह भी दी गई है। एसआईपी तो खैर आप बढ़ाने वाले ही हैं, तो आपको वो बढ़ाने की सलाह दी ही जा रही है। आशीष, और कोई सवाल आपको पूछना है विश्वजीत जी से? चाहूंगा मैं एक्सपर्ट से, जैसे कि हाँ हाँ। अब आपने लमसम का बोला, तो लमसम हाँ। अगर मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो उसके लिए कोई अच्छा सा फंड या तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी में कर सकता हूँ या फिर किसी और फंड में कर सकता हूँ, लमसम इन्हीं एग्जिस्टिंग में।
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और साथ ही विश्वजीत जी जिस तरह से बाजार की चाल चल भी रही है तो क्या लमसम करने का सही समय है? देखिए, हालांकि मेरे ख्याल से इनकी ड्यूरेशन लंबी ही होगी, 15 साल के लिए ये निवेश करेंगे इवन इफ अगर लमसम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लमसम करना और एसआईपी करने में फ़र्क यही है कि एसआईपी के ज़रिए आप बाजार के हर लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि लमसम में ऐसा नहीं होता है। तो आप बताइए, अब इनको लमसम एक तो कहाँ करना चाहिए, क्या एक नया फंड जोड़ना चाहिए, और दूसरा बाजार की चाल को कितना भाप कर समझ कर जो है आपको निवेश करना चाहिए लमसम अगर कर रहे हो तो? बिल्कुल सही सवाल कविता जी। मार्केट को अगर आप देखें तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफी हाई है, उतार चढ़ाव चल रहे हैं क्योंकि कुछ सर्टेनिटी बनी हुई है। तो मेरी ये सुझाव रहेगा कि आशीष जी, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कोशिश करें लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश करें, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि आप लमसम निवेश करें। आप एसटीपी के थ्रू निवेश करें, उसके लिक्विड फंड में पहले लार्ज कैप फंड के किसी लिक्विड फंड में आप निवेश कर लें और वहां से 3 या 6 महीने का स्टेप अप करें जितनी भी अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं। तो अभी मिड कैप जैसा आप पूछ रहे थे, कोटक के इमर्जिंग इक्विटी से अभी थोड़ा दूर रहें। मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा सा अभी रिस्क है। लार्ज कैप में आप जरूर अपना निवेश कर सकते हैं। एसटीपी के द्वारा निवेश करें, लमसम ना करें क्योंकि मार्केट टाइमिंग गलत हो सकती है। चलिए, ऑल द बेस्ट आशीष। हम आगे बढ़ते हैं और श्रीकांत जी का मैं सवाल लूंगी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। ये सवाल पंकज जी से पूछेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, एकदम बढ़िया हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? पुणे, महाराष्ट्र। पुणे से। आपने अपना और अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो हमें दिया है, धन्यवाद। वो तमाम डिटेल्स हमारे पास भी हैं, हमारे एक्सपर्ट के पास भी हैं। कुछ और आपको सवाल पूछना है डिटेल्स जो दी हैं उसके अलावा? कोई सवाल आपको ऐड करना है? ये फंड ठीक है क्या, ये पूछना है। और दूसरा कि मैं तो हम लमसम भी चेक करना करेंगे। चाहता हूँ। ओके, लमसम भी अच्छा, करना ये 10 चाहता से हूँ। 15 साल का जो आपने समय दिया है, इसको मैं क्या 15 साल पकड़ सकती हूँ? क्योंकि देखिए 10 साल और 15 साल के अगर हम अभी रिटर्न्स काउंट करेंगे और एन एवरेज जितना भी हमारा गणित हमारे एक्सपर्ट करेंगे उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो आप 10 साल पकड़ें या 15 साल पकड़ें? 10 साल में कुछ थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ने वाली है और बाकी का 10 15 साल साल में के बाद। ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है। पोर्टफोलियो की वैल्यू नियर अबाउट 41 लाख की है मेरी, दोनों मिलाकर। हाँ 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 हाँ। और लमसम भी चलिए, करना तो आप चाहता हूँ इसमें थोड़ी थोड़ी। हाँ 5 से 10 लाख भी आपको लमसम करने हैं, और वो भी कितने समय के लिए करना होगा सर? ये सेम पीरियड। सेम पीरियड? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आपको 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद की वैल्यू चाहिए अपने पोर्टफोलियो की, राइट, है ना? चलिए, बाजार को वैसे कोई प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकता, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी पोर्टफोलियो की ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन पंकज जी आई एम श्योर कुछ ऐसा टेंटेटिव कैलकुलेशन आपको ज़रूर समझाएंगे कि जिससे आपको पता चले कि क्या वैल्यू हो सकती है। अगेन, ये बाज़ार की चाल का प्रेडिक्शन नहीं होगा, बट हाँ, जिस तरह से हम बाज़ार को समझते हैं उसी को भाप कर एक गणित जो है वो पेश किया जा रहा है। पंकज जी। बिल्कुल सही कहा कविता जी आपने। देखिए श्रीकांत जी, ऐसा है कि कितना रिटर्न आएगा ये तो समय बताएगा। इवन अगर मैं बात करूं कि पास्ट में कितना आया है तो भी कहा नहीं जा सकता कि भविष्य में उतना आएगा कि नहीं आएगा। बट क्या होता है कि अगर एक कैलकुलेशन करनी है तो हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं। तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यदि हम मानकर चले तो लगभग जो 41 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है आपने, और 43,000 रुपीज पर मंथ का एसआईपी कर रहे कंबाइंड दोनों, मतलब अपने और अपनी मिसेज के पोर्टफोलियो मिलाकर, उस हिसाब से अगले 5 साल में करीब 1,06,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। अगर 10 साल की बात करें तो 2,23,00,000 रुपए, और 15 साल की बात करें तो 4,28,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। साथ ही यदि आप 15 साल की बात कर रहे हैं, और आपने एक बात और कही कि 10 साल के बाद कुछ पैसा निकालना पड़ सकता है, आपको जरूरत पड़ सकती है। आप जो मैंने कैलकुलेशन की है, यहाँ पर ये माना नहीं है कि उसमें से कितना निकाल के फिर आप कितना करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप पैसा बाहर निकाल लेंगे तो 15 साल के बाद जो मैंने कहा कि 4,28,00,000 करेंगे, उतना नहीं बन पाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो आप एक काम और कीजिए, आप स्टेप अप कीजिए। देखिए समय के साथ इनकम बढ़ती है और ये हमेशा करना ही चाहिए। अगर 10% से स्टेप अप करते हैं तो जहां 5 साल में अभी 4,28,00,000 बन रहे हैं 15 साल में, वहीं 15 साल में 10% के स्टेप अप के साथ 5,80,00,000 रुपए बन सकते हैं। तो इसके लिए ये जरूर करना चाहिए आपको। दूसरी बात, फंड्स का जहां तक सवाल है, फंड्स ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, लेकिन मिड कैप में आपका एक्सपोजर ज्यादा है।
तो एक सलाह ये है आपको कि यूटीआई मिड कैप फंड से आप निकल जाएं और उसकी जगह पर आप एक लार्ज कैप फंड ऐड कर लें। और लार्ज कैप में या तो आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक पुराना फंड है, एक नए फंड में एक फंड अच्छा लग रहा है मुझे, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। इसे आप ऐड कर सकते हैं। तो एक लार्ज कैप फंड आपको ऐड करना चाहिए एसआईपी के लिए। जहां तक लमसम का सवाल है, जो आपने कहा कि आपको 5 से 10 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करना है, मान के चल रहा हूं कि वो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। उसके लिए 2 फंड बताऊंगा। एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, तो क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना बनी हुई है, मल्टी एसेट हाइब्रिड फंड है, इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करता है ये फंड, अच्छा रहेगा। और साथ ही जैसा मैंने एक लार्ज कैप फंड की बात की, मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड, उसमें एसआईपी तो आप करेंगे ही, उसी में आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लमसम का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिन में पूरा पैसा करना है। उतार चढ़ाव के माहौल में मेरी राय तो यही है कि अगले 3-4 महीने की एसटीपी कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा। ऑलराइट श्रीकांत, क्या आपको और कोई सवाल पूछना है पंकज जी से? मुझे ये पूछना है कि आपने जो बोला कि यूटीआई से स्विच कर लार्ज कैप में ऐड करना है, यूटीआई पूरा स्विच करना पड़ेगा? यूटीआई मिड कैप पंकज जी मेरी राय यही है कि क्योंकि मिड कैप एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है और लार्ज कैप में कम है, तो आप एसआईपी भी आगे करें और जो पैसा इन्वेस्टेड है उसे भी आप स्विच करें। बट समस्या यह है, अभी एक साथ स्विच करेंगे तो आपको, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा और साथ में एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो अभी एसआईपी चल रही है, तो उससे थोड़ा रुक जाएं आप। कुछ समय के बाद में आप उसके फेज मैनर में करें, एक साथ करने की बजाय। जिस पैसे को एक साल से ज्यादा हो चुका है उसे स्विच कर ले, और जो पिछले 1 साल का पैसा है उसको 1 साल के बाद में स्विच कर ले। बट एटलीस्ट जो एसआईपी करनी है आगे की, रोक दे, उसकी जगह पर लार्ज कैप में एसआईपी करें। ऑल द बेस्ट श्रीकांत जी। आगे बढ़ते हैं और ज्ञान सिंह का मैं सवाल लेना चाहती हूँ और फोन लाइन पर भी है हमारे साथ शायद। नमस्कार। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैम मैं पंजाब पटियाला से। ऑलराइट सर, आपने जो डिटेल्स हमें दी है उसके मुताबिक एसबीआई का ब्लू चिप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, एक्सिस का मिड कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है आपके पास। और 16 साल के लिए आपको जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। डायरेक्ट फंड आपने चुने हैं। सर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं आप म्यूचुअल फंड में क्या? मैं मतलब आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम द लास्ट 4 इयर्स। 4 साल से कर रहे हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे आपने रकम बढ़ाई है? जी, मैंने आई स्टार्टेड इट फ्रॉम द 5000, आफ्टर दैट 7, 8, 9 एंड नो इट इज 10,000 पर मंथ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर क्या कॉर्पस आपको 16 साल के बाद इकट्ठा करना होगा? मतलब कोई अमाउंट आपके माइंड में आपने कैलकुलेट किया हुआ है? मतलब मुझे मिनिमम रिटायरमेंट के लिए मिनिमम मतलब 1 करोड़ तो चाहिए, 1 CR। तो उसके मतलब मैं तो अभी मेरे फंड्स वगैरह ओके है, मुझे कोई मतलब रिव्यू करने की जरूरत है, कहीं कुछ फंड में कोई चेंज वगैरह करने की जरूरत है? एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा मैं एक 2000 और ऐड करना चाहता हूँ इन दिस ईयर। तो मैं मतलब इन्हीं फंड्स में कंटिन्यू करूँ या मुझे कोई नया फंड वगैरह भी ऐड करना पड़ेगा जो? तो ये मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज। ठीक है सर, रिटायरमेंट कितने साल दूर है? अभी 16 ईयर। आई एम 43 years old, 42 years old now. ओके, तो मिनिमम आपने 1 CR पकड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा का ही आपको एम यहाँ पर करना चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से शुरुआत विश्वजीत जी, रिटायरमेंट के लक्ष्य को काउंट कैसे करें या उसको कैसे आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं, उस पर मैं आना चाहती हूँ। ज्ञान सिंह जी ने एक बॉलपार्क फिगर 1 CR दे दी है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हम 16 साल के बाद की बात कर रहे हैं। और अब मैं ये नहीं जानती कि उनकी स्थिति क्या है, क्या उनके पास और भी कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा या इसी पर आश्रित रहेंगे, इसी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए हमारे पास वो जानकारियाँ फ़िलहाल नहीं हैं। तो बताइएगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए थंब रूल क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए फॉर अ पर्सन जिसके पास अभी 16 साल बचे हुए हैं अपने रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए? बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले तो रिटायरमेंट जो गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा गोल है जहाँ पे आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। कार खरीदनी है, घर खरीदनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपको लोन मिल सकता है। बट जब आप रिटायर हो जाते हैं, आपकी इनकम आनी बंद हो जाती है, तो वहां पे आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको एक कॉर्पस जोड़ना है। दूसरा,
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन, जिसको हम देख भी रहे हैं आजकल। तो आदमी को ये देखना है कि अगर आज मेरा खर्च 30,000 रुपए है, मान लीजिए, तो ये 20 साल बाद 80,000 रुपए हो जाएगा। तो महंगाई इतनी तेजी से आपको आपके पैसे को खाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा कॉर्पस जनरेट करना पड़ेगा कि आप अपनी एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जी सकें। 60 साल के बाद, 90 साल तक, 30 साल तक, 25 साल तक आपके पास इतना कॉर्पस हो, क्योंकि ये महंगाई बढ़ती जाएगी और आपको हर महीने का खर्च आपका बढ़ता जाएगा। तो उस तरीके से आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। और जितना भी खर्च है आपका, मान लीजिए आज 50,000 रुपए आपका खर्च है, उसको अगर 200 से गुणा कर दें तो करीब करीब, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो आज की तारीख में अगर आप रिटायर होते हैं तो 1 करोड़ चाहिए, लेकिन आप अगर रिटायर हो रहे हैं 16 साल बाद, तो कहीं ना कहीं यह एक रकम भी डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो 2-3 करोड़ रुपया आपको चाहिए होगा, इन्फ्लेशन अगर हम ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। जहां तक ज्ञान सिंह जी का सवाल है, ज्ञान सिंह जी ने कुछ कॉर्पस जोड़ भी रखा है और काफी अच्छे फंड्स का भी चुनाव कर रखा है। तो मैं, ज्ञान सिंह जी, आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास 2 मिड कैप फंड है, एक एक्सिस मिड कैप है, एक एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है। तो 2 मिड कैप की आवश्यकता नहीं है, तो आप एक्सिस मिड कैप से निकल सकते हैं, जो केवल आप 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो इस एसआईपी को आप स्विच कर दें किसी लार्ज कैप फंड में, जो कि आपके पास एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इसको ऐड कर दें, तो इस मिड कैप फंड से आप निकल सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो एसबीआई का स्मॉल कैप फंड भी आपने ले रखा है, जिसकी परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं चल रही है। तो यहां से भी आप निकलकर इस एसआईपी को स्टॉप करके आप निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में अपनी एसआईपी की शुरुआत करें। तो ये पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है और 2 छोटे छोटे बदलाव हैं, इनको जरूर करें। जहां तक कि गोल का सवाल है, आपका जो 6 लाख रुपए आपने जोड़ा हुआ है, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो 16 वर्ष में ये करीब करीब 37 लाख रुपए हो जाता है। और वहीं 10,000 रुपए की एसआईपी अगर आप 16 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 12% का सीएजीआर लेके चलें तो ये 58 लाख रुपए हो जाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लें तो करीब करीब आप 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। पर मेरा यही मानना है कि आपने शायद महंगाई को कंसिडर नहीं किया। तो अगर आपको महंगाई को भी कंसिडर करना है तो आप हर वर्ष अपना 10% का स्टेप अप अवश्य करें, ताकि ये जो 10,000 की एसआईपी है, जब आप 10% का स्टेप अप करेंगे तो ये खुद ही 1 करोड़ का लक्ष्य बन जाएगा। और बाकी जो आपका लमसम है वो 40 लाख अवश्य है। तो दोनों मिलाकर 1.5 करोड़ तक आप पहुंच पाएंगे। तो कोशिश करें जितना आप बढ़ा सकते हैं अपनी एसआईपी, या जब भी आपको कोई लमसम बोनस मिलता है उसको भी निवेश करें, और इस तरीके से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करें। और ये भी कोशिश करें कि जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग के नजदीक होंगे तो आपको इक्विटी से निकलना होगा, धीरे धीरे डेट की तरफ जाना होगा, क्योंकि आप उस समय ज्यादा जोखिम नहीं उठा पाएंगे। तो हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहें। अभी के लिए ये 2 बदलाव करें और स्टेप अप करें जितनी हो सकती है अपनी एसआईपी के अमाउंट को। स्टेप अप के महत्व पर हम आगे भी शो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ज्ञान सिंह जी, कोई आपको सवाल पूछना है विश्वजीत जी से? काफ़ी विस्तार से उन्होंने आपको तमाम बातें बताई हैं, क्योंकि एक रिटायरमेंट का इम्पॉर्टेंट लक्ष्य भी होता है, इसमें कहीं ना कहीं कमी ना हो जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहरहाल जो जो चीज़ें आपको बताई हैं, क्या समझ में आई हैं सर? ज्ञान सिंह जी, अभी इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो वो कौन से फंड में करूँ? कोई नया फंड ऐड करें या इसमें ही ऐड हाँ, विश्वजीत जी, मौजूदा पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उन्हीं में क्या बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल ज्ञान सिंह जी, अभी आपके पास दो फंड्स हैं, जैसे लार्ज कैप एसबीआई ब्लू चिप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो इसमें बढ़ा सकते हैं। नहीं तो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको एक और कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। ऑल द बेस्ट ज्ञान सिंह जी। आगे बढ़ते हैं और संजय मखीजा का मैं सवाल लूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। मखीजा जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम, और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और रेगुलर शो को फॉलो करता हूँ। थैंक यू फॉर द ऑल गाइडेंस मैम। अरे थैंक यू सर, हमें लगातार देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके बहुत काम आए हम। आपने 2022 से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, ये आपने जानकारी हमें दी है, और एक्सिस का स्मॉल कैप है आपके पास, एचडीएफसी का टैक्स सेवर है, आईसीआईसीआई प्रो का वैल्यू डिस्कवरी है आपके पास, और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। टारगेट है 1 CR, लेकिन आपने मुझे साल नहीं बताएं सर, कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 CR के लिए? इसमें मैम एज 44 है, तो 60 तक कर सकते हैं, 60 एज तक। तो इसमें कुछ बढ़ाना भी होगा, और आई थिंक इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं वो बताएं। ठीक है, चलिए बताते हैं पंकज जी।
तो इनको 1 CR चाहिए और 2022 से इन्होंने शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की। बताइएगा कहाँ पर क्या बदलाव? देखिए, अगर 44 की एज बता रहे हो आप, तो इसका मतलब 16 इयर्स आपके पास है 60 इयर्स का होने के लिए। तो 16 साल का इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पर जो आप एसआईपी कर रहे हैं, हालांकि 22 से कर रहे हैं तो 2 साल पहले से आप कर रहे हैं, पर मैं कैलकुलेट करूंगा 12% के हिसाब से, तो आपको लगेंगे 20 साल 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए। और 1 करोड़ की वैल्यू भी अगर मैं 16 साल की बात भी करूं, तो आज से करीब करीब मतलब 1/3 हो जाएगी। तो इसके लिए फंड सिलेक्शन आपका अच्छा है। एक तो मिड कैप मिसिंग है उसमें, वो आपको ऐड करना है। मिड कैप के लिए मेरे हिसाब से एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इनमें से कोई एक फंड ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने कहा कि 20 साल लग जाएंगे आपको, और आपको 16 साल के बाद एक अच्छी राशि इकट्ठा करनी है, तो आपका अमाउंट बढ़ाना होगा। 2 चीजें हैं, एक तो स्टेप अप आपको करना चाहिए, उसके हम हमेशा ही उस पर अपनी राय देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी भी जितना बढ़ा सके, क्योंकि अभी आप 7,000 कर रहे हैं, लेकिन अ, अगर जितना भी मुमकिन हो आपके लिए 3,000 रुपया 4,000 रुपया तो बढ़ा ही ले, और फिर 10% से स्टेप अप करें, ताकि 16 साल के बाद आपके पास ये अच्छी राशि इकट्ठा हो सके। जो फंड्स हैं वहां चेंज नहीं करना है, एक फंड ऐड करने की मैंने आपको सलाह दी है। संजय मखीजा जी, आपने सुना पंकज जी को? कुछ और पूछना है सर आपको? मैं वही पूछा था सर, लार्ज कैप के ऊपर कुछ बताएंगे या मिड कैप भी काफी है जो अभी ऐड करना है? ये फंड्स तो आपके अच्छे हैं। इनफैक्ट आपको मिड कैप फंड और एक ऐड करने की सलाह भी दी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप कर सकते हैं, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक और। लार्ज कैप डालना चाहिए क्या पंकज जी? आगे अगर इनको डालना हो तो डाल दें क्या? देखिए, बिल्कुल ऐड किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि लंबी अवधि का नजरिया है और आपके पास जो टैक्स सेवर फंड है एचडीएफसी का, उसका एलोकेशन लार्ज कैप में है, उसके जरिए आपको एक्सपोजर मिल रहा है। दूसरा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के जरिए भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। इसके लिए मैंने आपको अलग से सलाह नहीं दी है, बट पैसा ऐड करना है, अगर और पैसा है, एक एसआईपी आपको करनी है, तो मिड कैप के साथ साथ लार्ज कैप भी ऐड की जा सकती है, बट प्रायोरिटी पे आप मिड कैप करें पहले। ऑल द बेस्ट संजय जी, आपको ये सलाह दी गई है, इसको फॉलो कीजिएगा और जो बदलाव बताए गए हैं उनको अपने पोर्टफोलियो पे लागू कीजिएगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भी दर्शकों के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं। कोई सवाल आप भी हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल को व्हाट्सएप करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, फंड्स के नाम डालिए, कितनी एसआईपी कर रहे हैं और कितने साल तक करना चाहेंगे, क्या क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं इस पोर्टफोलियो से जुड़े हुए, तमाम डिटेल्स हमको दीजिएगा ताकि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकें हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और आज की इस पेशकश में हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और विश्वजीत पराशर, पंकज मटपाल, मेरे दोनों ही मेहमान मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और लाइव दर्शक भी जुड़े हुए हैं जो एक एक करके अपने सवाल उनसे पूछ रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अनिल कुमार दास जी का सवाल मैं लूँगी जो कि विश्वजीत जी से अपना सवाल पूछना चाहेंगे। नमस्कार अनिल कुमार जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैडम नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कटक अच्छा, से सर। ओडिशा से बोल रहा हूँ। अच्छा। धन्यवाद सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा। तो मैं आपके फंड्स एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। आपके पास पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप जो आपने डिटेल्स हमें दी हैं, एसबीआई का कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, कॉन्ट का स्मॉल कैप है आपके पास, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, एसबीआई का इंडेक्स फंड और मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप भी है, टाटा का स्मॉल कैप भी है। और आपको घर खरीदना है सर 5 साल के बाद? हाँ। ओके सर, कितना आपको कॉर्पस चाहिए होगा? एक तो घर गाड़ी खरीदने का आपने लक्ष्य बनाया हुआ है और घर खरीदने का कितना आपको पैसा लगेगा ये दोनों ही गोल्स के लिए? कार खरीदने के लिए मैडम 10 लाख चाहिए और घर खरीदने के लिए 20 से 25 लाख। ओके ठीक है, तो बताते हैं। हालांकि 8 फंड्स हैं आपके पास, इनको कम भी किया जा सकता है, लेकिन कहाँ कैसे कम करेंगे? विश्वजीत जी, आपके पास होगा ये सवाल। जी,
बिल्कुल कविता जी, जैसा इनका जो सिलेक्शन है फंड्स का वो काफी अच्छा है, डाइवर्सिफाइड है। और इन्होंने 3 साल के बाद जो कार लेने का लक्ष्य रखा है, उसके लिए 2 फंड्स भी अलग से चुनाव कर रखे हैं, जिसमें कि इन्होंने बैलेंस एडवांटेज फंड ले रखा है एचडीएफसी का, और एक इंडेक्स फंड भी ले रखा है। तो उन दोनों फंड्स की एसआईपी अगर हम जोड़ते हैं तो करीब करीब 10,000 रुपए की एसआईपी होती है। और अगर 3 साल के लिए निवेश करते हैं, 12% का सीजीआर लेके चलें, तो करीब करीब ये 4.5 लाख रुपए बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो कार खरीदनी है उसके लिए ये इतना अमाउंट जोड़ पाएंगे। और बाकी का इनको अगर बड़ी कार खरीदनी है तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो दूसरा गोल है कविता जी, वो इन्होंने रखा हुआ है घर का। वो भी ज्यादा लंबा समय नहीं है, 5 वर्ष है। तो अगर हम इनकी एसआईपी अमाउंट देखें तो करीब करीब ये 75,000 रुपए इन्होंने कॉर्पस जोड़ा हुआ है, और 16,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो 16,000 रुपए की एसआईपी अगर हम 5 वर्ष के लिए भी निवेशित रहे और 12% का सीजीआर लेके चले, तो ये करीब करीब 13 लाख रुपए बनती है। और जो 75,000 रुपए है वो करीब करीब 1,32,000 रुपए बनता है। तो 14-15 लाख रुपए यहाँ पे ये जोड़ पा रहे हैं अपने घर के लक्ष्य के लिए। अगर इनको 20-25 लाख करना है तो अपनी एसआईपी को अवश्य बढ़ाना होगा, तभी जाके ये अपने लक्ष्य तक अचीव कर पाएंगे। बाकी जो फंड सिलेक्शन है वो ठीक है। यहाँ पे ये एक लार्ज कैप फंड का एडिशन और कर सकते हैं, क्योंकि टाटा स्मॉल कैप फंड भी अच्छा है इनके पास। एसबीआई इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने गोल अपना अलग रखा हुआ है। इसके अलावा चाहे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में ये निवेश कर सकते हैं, या फिर एक लार्जर मिड कैप फंड भी ले सकते हैं, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल का लार्जर मिड कैप फंड। तो बाकी जो फंड्स हैं वो अच्छे हैं, उसमें निवेशित रहे। ऑलराइट, अनिल दास जी, आपको कोई सवाल पूछना है? सर, और एक मेरा पोर्टफोलियो है मेरा मदर के नाम पे, आईसीआईसी का ब्लू चिप, मोतीलाल का मिड कैप और सर SBI अनिल कुमार स्मॉल जी, कैप। सर एक काम कीजिए ना, दूसरे पोर्टफोलियो की डिटेल्स आप हमें वापस भेज देंगे, बिकॉज वो हमें जानकारी अभी है नहीं और हमारे एक्सपर्ट के पास भी वो सवाल गया नहीं होगा। तो जो डिटेल्स आपने दी थी वही हमने उनको भेजी हैं। आप अपना सवाल मदर का जो पोर्टफोलियो का है वो वापस से भेजिएगा और फिर से एक बार आपको जवाब देंगे आपके पोर्टफोलियो पर। ऑल द बेस्ट अनिल जी, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और नवनीत जी का सवाल हम लेते हैं। कोटा राजस्थान से ये हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नए साल की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। नवीन जी, क्या हालचाल? बहुत नमस्ते मैडम, सभी को हैप्पी न्यू ईयर, पैनलिस्ट को हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप, क्या करते हैं, कुछ बताइएगा। मैं कोटा में एज ए इंजीनियर काम करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट में। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। सर आपने कुछ अपनी प्लानिंग कर रखी है, बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं। 2025 में मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा एसआईपी के थ्रू अपने बच्चों का करियर और उनके मैरिज। बहुत बढ़िया। तो मैं आपके पैनलिस्ट से बस अपना मैंने एक प्रोफाइल बनाया है, सोच रहा था पहले रिव्यू करा लूं उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करूं। तो बहुत अच्छा काम किया आपने कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमसे सलाह मांग ली है, और रेजोल्यूशन के लिए आपको भी हैट्स ऑफ। और ये तो रेजोल्यूशन ऐसा है जिस पर आप मुझे काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर रेजोल्यूशंस जो हैं हम बना लेते हैं और वो बस हमारे दिमाग में रह जाते हैं, उन पर अमल नहीं किया जाता लोगों से। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले, और आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की ओर कदम उठाने के बारे में सोचा इस साल में, इसमें हम आपके काम आ रहे हैं, हमें जान के बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आपने जिन फंड्स में अपना निवेश करना है या करना चाहते हैं, जो आपने चुनाव किया है, आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप चुना है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप चुना है, कोटक का मल्टी कैप चुना है, बंधन स्मॉल कैप और रागपारे का फ्लेक्सी कैप। 15 साल के बाद 75 लाख चाहिए, और 20th ईयर में आपको बच्चे की शादी के लिए लगभग 1 CR चाहिए, और 5 CR आपके रिटायरमेंट के लिए जो है आपको रखने हैं। तो इसके अलावा और कोई सवाल आपको पूछना है, कुछ और ऐड करना है आपको नवनीत जी? मैडम इसमें क्या, मैं कोशिश कर रहा था एएमसी के उस पे जाके वेबसाइट पे डायरेक्ट प्लान लेने को, लेकिन वो होता नहीं है। तो कहाँ से हम ये डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं, ये पूछना था। और 5 करोड़ का जो मैंने लक्ष्य रखा है आपको रिटायरमेंट निकालने के बाद, अगर 15 और 20 साल में मैं इतना निकाल लूँ और 5 करोड़ का मैं रखा हूँ, तो आज के हिसाब से 5 करोड़ कितना उस समय रहेगा? नहीं, चलिए, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा।
पूछे हैं, एक एक करके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो सबसे पहले पंकज जी यही सवाल का जवाब कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना है और एएमसी की वेबसाइट से ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा होता है क्या पंकज जी? नहीं, ऐसा होता तो नहीं है, एक्सेप्ट ओनली कुछ फंड हाउसेस जिन्होंने फैसिलिटी नहीं दी हुई है कि ट्रांजैक्शन की उनकी वेबसाइट पर, तो वहां पर ना आप रेगुलर कर सकते हैं ना डायरेक्ट कर सकते हैं। बट अधिकतर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर या उनकी ऐप पर एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो नंदी जी देखिए, पहली बात तो फंड हाउसेस की वेबसाइट पे ये फैसिलिटी होगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपको नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, आसान तरीका है, 2 रजिस्ट्रार हैं, कैम्स और कार्वी। तो कुछ फंड्स के लिए कैम्स है और कुछ के लिए कार्वी है। तो जिन फंड्स का रजिस्ट्रार कार्वी है, आप कार्वी की वेबसाइट पे जाइए, तो उनके ऐप से कर लीजिए। जहां पर कैम्स रजिस्ट्रार है, वहां पर कैम्स की वेबसाइट से या ऐप पर आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक आसान तरीका और भी है, वो है एनएससी की वेबसाइट पर एनएससी एनएमएफ जो वेबसाइट है, उस पर जाकर या उनके ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और वहां पर आपको ये भी नहीं सोचना है कि कौन रजिस्ट्रार है, आप डायरेक्टली एक ही जगह पर किसी भी फंड हाउस के कोई भी स्कीम में डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये आसान तरीका आपके पास में, रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जा सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट जो मैंने बताई आपको, वहां पर आप जा सकते हैं nscnmf.com पर, और साथ ही जो फंड हाउसेस हैं उनकी वेबसाइट पर और ऐप पर भी सुविधा उपलब्ध होती है, तो डायरेक्ट प्लान लिया जा सकता है। दूसरी बात यह है नवनीत जी कि आपने इस साल ये सोचा है कि आपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और जो फंड्स का चुनाव किया है वो भी बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो फंड्स में तो जो आपने चुने हैं उसमें कोई बदलाव की मेरी राय नहीं है, उनमें आप एसआईपी कीजिए। जहां तक सवाल है टारगेट का, 30,000 रुपीज पर मंथ की आप एसआईपी करते हैं और 10% से स्टेप अप आप करेंगे, ऐसा भी आपने कहा है। 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यदि हम मानकर चले, तो अब से 15 साल के बाद आपके पास करीब 2,48,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। आपने कहा कि 75 लाख आपको विड्रॉ करने हैं, तो विड्रॉ भी कर लेते हैं आप, और बाकी का पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, साथ में जो एसआईपी चल रही होगी वो चलती रहेगी। तो 20 साल के बाद अगेन जो आपको पैसे की जरूरत है, उस वक्त आपके पास करीब 4,26,00,000 रुपए होंगे, जिसमें से आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चों की एजुकेशन आदि का जो गोल है, उसके लिए सफिशिएंट पैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद 2 साल के बाद, यानी कि अब से 22 साल के बाद आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए रिटायरमेंट के लिए। तो पैसा विड्रॉ करने के बाद लास्ट में मेरी कैलकुलेशन जो हो रही है 12% के हिसाब से, वहां आ रहा है 4,66,00,000 रुपए आपके पास बनेंगे रिटायरमेंट के लिए। तो करीब करीब जो 5 करोड़ की बात कर रहे हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे। पर फिर भी इन्फ्लेशन के हिसाब से मैं कहूंगा कि 5 करोड़ शायद काफी ना हो, क्योंकि उसकी वैल्यू यदि हम 6-7% की महंगाई दर मानकर चलें तो करीब 2 करोड़ के आसपास बचेगी। तो इसके लिए आपने फंड का चुनाव सही किया है, सही रास्ते पर हैं। 10% से स्टेप अप भी सही है, पर जब जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आए कहीं से भी, या जब प्रमोशन हो आपका और सैलरी बढ़े, उस वक्त पर आपको और भी निवेश बढ़ाना है, ताकि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड 5 करोड़ इकट्ठा कर पाए रिटायरमेंट के लिए, नहीं रिटायरमेंट के लिए, ना कि विदाउट इन्फ्लेशन 5 करोड़। ये आपकी राय है। ऑल द बेस्ट। चलिए, मेरे ख्याल से हर नवनीत के पूछे गए सवाल का जवाब काफ़ी बारीकी से दिया है पंकज जी ने। पंकज जी, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप नवनीत जी? नहीं मैडम, बहुत थैंक यू, बहुत अच्छे क्लियरिटी से सर ने बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जी बिल्कुल, और शुभस्य शीघ्रम अपने इन्वेस्टमेंट्स की आप शुरुआत करें, एंड ऑल द बेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं, और देवाब्रता स्मेन जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं कोलकाता से। सर नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम। सर सब कुछ ठीक ठाक है, और मेरा एक सवाल है कि हम जो SBI निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में जब एंड ऑफ निकला था, उसमें हम 1 लाख रुपया निवेश किए थे, तो उसके बाद हम जब भी देखते हैं उसको वो लॉस में दिखा रहा है, तो उस फंड के बारे में जानना चाहिए था, अच्छा फंड है कि नहीं, मतलब फ्यूचर में वो मुनाफा देगा? ओके, 10 साल के लिए आपको। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी। और एक फंड मैडम, और एक फंड है SBI का सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, हाँ, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा।
ओके सर, बाकी आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स हैं क्या? हाँ मैडम है, मेरा एसबीआई का स्मॉल कैप है। अच्छा, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। हाँ सारे एसबीआई के आपने इकट्ठा किए हैं? नहीं, मतलब ये जो 2-3 लिए हैं एसबीआई का जो इंडेक्स टैप एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम लिए हैं डायरेक्ट फंड। ठीक है, वरना और भी फंड्स हैं ना आपके पास, केवल एसबीआई के सारे फंड्स नहीं लिए ना? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए ठीक है। तो जी क्या कह रहे हैं आप? हम ये फंड में हमको थोड़ा डाउट है, इसीलिए उसको क्लियर करने के लिए हम बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। वैसे 10 साल का समय आपने दिया है और उतना देना भी चाहिए। तो विश्वजीत जी आपके पास है इनका सवाल। एसबीआई निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है इनके पास और 1 लाख रुपए इन्होंने एक मुश्त डाला हुआ है। रुकने की सलाह आप देंगे इनको, क्योंकि अब इन्होंने तो इंडेक्स ही लिया हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन की इनकी कोई चिंता होनी नहीं चाहिए, बताइएगा। जी बिल्कुल कविता जी, दोनों ही फंड्स जो हैं, क्योंकि अभी इन्होंने एनएफओ में लिया है और बहुत ही कम समय हुआ है, और जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो कम से कम 3, 4, 5 साल का समय देना चाहिए, तब जाके आपको पता लगता है कि क्या वहां पे अच्छे रिटर्न्स बने हैं या नहीं बने हैं। दोनों फंड्स की अगर हम स्टाइल देखें तो एसबीआई का जो ईटीएफ है सिल्वर वाला, वो एक कमोडिटी में निवेश किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कमोडिटीज में जो निवेश किया हुआ है, अगर हम सिल्वर की डिमांड सप्लाई देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में सिल्वर की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिमांड है, और ये बिल्कुल एक तरीके से हेज भी है इन्फ्लेशन का और मार्केट अनसर्टेनिटी में। तो एक लंबे समय की अवधि देखें तो सिल्वर ईटीएफ फंड में, फंड ऑफ फंड में काफी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये गोल्ड की तरह ही इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल आप निवेशित रहे देवव्रत जी। और दूसरा जो आपका पास एसबीआई का 500 इंडेक्स फंड है, ये भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, मार्केट के 500 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाइड है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर भी आपको कुछ समय देना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, जो मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो शॉर्ट टर्म में आपको जो थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है उससे बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा, अच्छे रिटर्न्स बनेंगे इसमें, दोनों फंड्स में। तो स्वेन साहब, आपको यहाँ पे थम्स अप मिलता हुआ विश्वजीत जी से, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अप्रोच रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, और कोई भी दुविधा हो तो अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ सवाल जवाब का ये सिलसिले को हम फिलहाल यहीं थामते हैं। पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की सहायता की आज। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे फिरोज अजीज, जो बताएंगे कि इस साल अगर म्यूचुअल फंड्स में आपको रणनीति के लिहाज से कोई बदलाव करने हैं या ऐसी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि ज़्यादा चलने की संभावना है, इसके पीछे क्या समझाइश है, फिरोज से जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।